वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम एआईओप्रिन के द्वारा जो हाइपोथेसिस दी गई है, ठीक, उसके आगे के स्टेजेस की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले आप इजी टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद कोई अगर टफ टॉपिक है या हार्ड टॉपिक है उसको पढ़ें। इस तरीके से बच्चों आप लोग प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आज के टॉपिक की हम लोग बात करें तो हमें जो स्टेजेस पढ़नी है एआईओप्रिन हाइपोथेसिस, ठीक, और उसमें स्टेजेस हमें आज पढ़नी है 5th स्टेजेस, ठीक, क्या पढ़नी 5th स्टेज। चलिए बात करते हैं। अगर आज 5th स्टेज की बात करें, 5th स्टेज की बात करें, इट मीन्स पांचवें चरण की बात करें तो इसमें क्या हुआ था देखिएगा, ठीक। इसका नाम क्या था, जैसे चौथे वाले चरण का था तो सिंथेसिस ऑफ प्रीबायोटिक सूप है, और तीसरे चरण का था कार्बनिक यौगिकों का निर्माण या सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। इसी तरीके से इसका भी नाम होता है कोलाइड्स, सिंथेसिस ऑफ कोलॉइड्स, कोएसर वेट, ठीक, एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक, कोलाइड, ठीक, कोएसर वेट और न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन का संश्लेषण किस चरण में हुआ था, ठीक, ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये चीज आती। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि विभिन्न प्रकार के जो हमें पिछले चरण से कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक के परस्पर मिलने से, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक के परस्पर मिलने से मतलब क्रिया करने से, परस्पर क्रिया करने से क्या हुआ कि अघुलनशील, पानी में अघुलनशील, ठीक, कोलाइड्स का निर्माण हुआ, ठीक, क्या हुआ, निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जब इन कोलाइड्स का निर्माण हुआ तो इसमें धनावेशित आयन, बहुत डीप जाएं अगर हम, धनावेशित कोलाइड आयन पॉजिटिव और ऋणावेशित कोलाइड आयन, ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आपस में क्रिया करके क्या बनाया उन्होंने, कोएसर वेट बनाया, ठीक। जब इन कोएसर वेट एवं कार्बनिक यौगिक बेटा आपस में मिले मतलब आपस में उन्होंने क्रिया की, आपस में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ, का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक।
न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण हुआ। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पार्ट से पूछा जाता है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन वाली बात। ठीक, तो आप ऑब्जेक्टिव में याद रखना, कभी कभी नीट में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली किस लिए होता है, ठीक, और न्यूक्लियोप्रोटीन किस स्टेज में फॉर्मेशन हुआ, ठीक, ये बात याद रखिए। चलिए अगर आगे बात करें तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो थे वो क्या थे, इनके ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बनने, ऐसे हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, लैंग्वेज का कोई नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। न्यूक्लियो प्रोटीन के बनने के फलस्वरूप क्या हुआ, सबसे पहले अगर किसी जीव की उत्पत्ति हुई है, जीव की उत्पत्ति हुई तो वो किसकी हुई थी, वायरस की। ठीक, तो न्यूक्लियो प्रोटीन बना और न्यूक्लियस के चारों ओर एक प्रोटीन की जब कोटिंग हुई, ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी जीव की उत्पत्ति हुई थी, वायरस की हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति किसकी हुई थी, वायरस की हुई थी। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। और इसको क्या कहते हैं, देयर इज अ कनेक्टिव लिंक और इंटरब्रीडिंग स्पीसीज बिटवीन द नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक, ये क्या होती है, कनेक्टिव लिंक होती है, इंटरब्रीडिंग स्पीसीज भी कह सकते हैं। ठीक है, कनेक्टिव लिंक होती है, किसके बीच होती है, लिविंग्स एंड नॉन लिविंग के बीच होती है। अब क्यों होती है, बहुत ज्यादा अगर डिटेल में जानना है, इसलिए क्योंकि ये लिविंग के साथ यानी सजीव के साथ सजीव के जैसा बिहेव करती है और निर्जीव के साथ निर्जीव के जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। अगर कोई वायरस है, अगर वो किसी लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, उसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा और वो डेवलप होता जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वो नॉन लिविंग है तो अगर वो ऐसे ही पड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक, वो सर्वाइवल रेट उसका कम होगा। इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक, अगर हम आगे की बात करें, अब हम स्टेज किसकी बात करेंगे, स्टेज 6। ठीक, 6 स्टेज की या छठवां चरण अगर हम कहें, ये जो चरण होता है, इट इज अ डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्या होता है, डेवलपमेंटल फेज होता है, किसका होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स। वी कैन से दैट पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं का, ठीक, पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं का क्या होता है, डेवलपमेंट फेज होता है। यहाँ पे ही पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं बनती है। कैसे बनती हैं, जब कोएसरवेट न्यूक्लियो प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं, जब कोएसरवेट न्यूक्लियो प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके पश्चात ही वायरस का निर्माण होता है और वायरस के फलस्वरूप क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स या एनिमल का डेवलपमेंट होता है, एनिमल या ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखें। इन्हीं प्रोकैरियोटिक से प्रकाश संश्लेषी पूर्व केंद्रकीय कोश, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषी पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं। ठीक, बहुत डिटेल में जाएं। और इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल्स से, ठीक, रसायन संश्लेषी पूर्व केंद्रकीय कोशिकाएं का डेवलपमेंट होता है, जिसे आज हम लोग क्या कह सकते हैं, रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कहा जा सकता है, ठीक, तो
पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं से प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी कोशिकाओं का विकास हुआ, जिसे आज हम लोग क्या कर सकते हैं, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया कह सकते हैं, इनका विकास हुआ था। ठीक, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट हुआ था पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं का, एआई ओप्रिन के अनुसार लगभग 3.5 अगर हम कह ले वर्ष बाद हुआ था, वर्ष अरब, ठीक, 3.5 अरब वर्ष बाद क्या हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल्स का डेवलपमेंट हुआ था, और उससे पहले 3.5 अरब वर्ष पहले वायरस का हुआ था। तो इट्स अ सिस्टमेटिक चेंजमेंट, ठीक है, और लंबा चलता है, ऐसा नहीं है कि तुरंत ही हो गया एवोल्यूशन। ठीक, एवोल्यूशन का बहुत ही क्रमिक प्रोसेस होता है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से होता है। ठीक, और इसीलिए ये जो हम लोग फेजेस पढ़ रहे हैं जितने, और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पढ़ने होते हैं, कोई भी सीक्वेंस इसका बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक, इसलिए फर्स्ट से लेकर के 7th स्टेजेस तक बिल्कुल सीक्वेंस में होता है। इवनली एवरीथिंग इज ए सीक्वेंस इन अ एवोल्यूशन। ठीक, अगर हम आगे बात करें 7 चरण, देखिए इसी को जो हमने आपको बताया है कि थोड़ा सा अगर इसमें और जान लें, स्टेजेस 6 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या किया। इसमें क्या हुआ था, जब इतना पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं का विकास हुआ, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं का विकास हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन क्रांति आई। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या हुआ, ऑक्सीजन क्रांति आई। O2 रिवोल्यूशन के आने के बाद, O2 रिवोल्यूशन के आने के बाद जो पूरा वातावरण था कैसा हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीकृत हो गया। अब इसी को बहुत सारी बुकों में, चाहे वो सीबीएसई की हो या यूपी की हो, आईसीएसई की हो, इसी को ही कुछ बुकों में क्या कर दिया जाता है, अलग अलग बता दिया जाता है। इसलिए 8 चरण हो जाते हैं, वही 8 स्टेज हो जाते हैं। अगर इनको मर्ज करके, मिंगल करके बता दिया जाता है तो ये फिर क्या हो जाते हैं, इसको 6 चरण में ही डिफाइन कर दिया जाता है। स्टेजेस डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और जो प्रोसेस है इसका वो आपको समझ में आना चाहिए। तो आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल और ए फोटोसिंथेटिक और ए केमिकल सिंथेटिक बैक्टीरिया, O2 रिवोल्यूशन आया, और O2 रिवोल्यूशन के बाद अब हमें क्या, इतना तो पता चल गया कि वायरस सबसे पहले आए, और उसके बाद हमें प्रोकैरियोटिक सेल का डेवलपमेंट, इट्स अ डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ड्यू टू इनिशियल टू अ कॉम्प्लेक्स। हमने आपको बताया था जब इवोल्यूशन का प्रोसेस पढ़ते हैं तो इनिशियल से हम कहाँ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अ मैनर और ऑफ ए प्रोसेस इज नोन एज ए इवोल्यूशन। ठीक, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, अगर स्टेजेस 7 की बात करें तो स्टेजेस 7 में क्या होगा, इनिशियल स्टेज में हमने क्या देखा, वायरस आया, प्रोकैरियोटिक आया। हम इतनी देर से यही तो बता रहे हैं कि इनिशियल से सब कुछ स्टार्ट हुआ, अब हमें वर्तमान में कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आना है। 7th स्टेज में यूकैरियोटिक देखिए कैसे होता है। पहले हम इसको बता रहे कि यहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ। यूकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है बेटा, डेवलपमेंट होता है। तो हुआ क्या था ये तो हमें पता चल गया। देखिए, पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में धीरे धीरे एवोल्यूशन के फलस्वरूप सुकेंद्रकीय कोशिकाओं का या यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक, तो आफ्टर 3.2 अरब वर्ष बाद क्या हुआ था, यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण था। किससे हुआ था, इन्हीं प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक का निर्माण हुआ था। मतलब कई सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स मिलकर के यूकैरियोटिक सेल्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट की थी। ठीक, यानी कि कई सारी सेल्स, मतलब एक कोश की, ये इट इज सिंपली वी कैन से दैट यूनिसेलुलर से हमें क्या मिल रहा था, मल्टी सेलुलर। यही तो हमें डेवलपमेंट में पढ़ना है, यही तो हमें एवोल्यूशन में पढ़ना है। तो ये दिस इज अ लास्ट प्रोसेस ऑफ ए गिवन बाय द हाइपोथेसिस AI ओप्रिन। और इसमें क्या होता था, AI ओप्रिन ने बताया कि लगभग पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लगभग डेवलपमेंट होने के बाद 3.2 अरब वर्ष बाद प्रोकैरियोटिक या
कोशिकाएं, कई सारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं एक साथ मिलकर के यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति संभव हुई ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू बेटा होता है। देखिए, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति संभव हुई। ठीक, ये देखिए, ये पिछला था। ठीक, तो आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम ये समझने का प्रयास करेंगे स्टैनली मिलर ने क्या इसमें केमिकल थ्योरी हाइपोथेसिस दी है और इससे क्या प्रमाण हमें मिले। ठीक है, क्या इसका वो था। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लास्ट टाइम हम जाते जाते बता दे रहे हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका इस तरीके से आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से आता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें से आपसे पूछा जाएगा, जीवन की उत्पत्ति का आधार है, आप बता सकते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे याद रखिएगा। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।